हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन की। तो देखिए, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और इस हिसाब से हमें तैयारी को बहुत ज़्यादा स्पीड में लेके जाना होगा। ऐसे तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन हम सारी चीज़ों को देखने वाले पर उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले धमौनी दुर्ग के बारे में। धमौनी दुर्ग का निर्माण सागर जिले के अंतर्गत हुआ था और यह जो दुर्ग है यह धसान नदी के किनारे निर्मित है। इसका निर्माण राजा सूरत सेन के द्वारा करवाया गया था। इन्हें राजा सूरत शाह भी कहा जाता है। अगले दुर्ग की बात करेंगे, वो है वीर सिंह दुर्ग या फिर वीर सिंह महल। वीर सिंह महल का निर्माण वीर सिंह जूदेव के द्वारा करवाया गया था। इस महल का निर्माण दतिया जिले के अंतर्गत कराया गया था और यह जो महल आपको दिखाई देता है यह 7 मंजिला महल है और ये 9 खंडों में विभाजित है। तो 7 महिला महल है, 7 मंजिला महल है। इसके अलावा 9 खंडों में यह विभाजित है। अगला है रानी कमलापति पैलेस। रानी कमलापति पैलेस का निर्माण भोपाल में करवाया गया था, जिसका निर्माण निजाम शाह और रानी कमलापति दोनों ने मिलकर करवाया था। ठीक, तो नाम अगर की बात करेंगे तो रानी कमलापति के जो पति हैं निजाम शाह, उनका नाम आएगा या फिर रानी कमलापति का नाम आएगा। निर्माण कहाँ हुआ है? भोपाल जिले के अंतर्गत हुआ है। आपको पता होगा कि रानी कमलापति के ऊपर जब विपत्ति हुई थी, जब उनके पति की हत्या कर दी गई थी, उस समय रानी कमलापति अपने छोटे बेटे को लेकर इसी महल में आकर रहा करती थी। राजवाड़ा महल। राजवाड़ा महल का निर्माण इंदौर जिले में करवाया गया था, जो कि मल्हार राव होलकर जी ने करवाया, जो कि होलकर वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। इस राजवाड़ा महल के सामने देवी अहिल्याबाई की मूर्ति स्थापित की गई है। यह महल 7 मंजिला महल है और इस 7 मंजिला महल में एक गणेश हॉल नामक स्थान स्थित है। एक बड़ा सा हॉल स्थित है गणेश हॉल के नाम से। इसके अलावा इस महल को 3 बार जलाया गया है दंगों में। जय विलास महल। जय विलास महल की बात करते हैं जब हम, तो इस महल का एरिया आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्र में यह पूरा महल फैला हुआ है। इसके साथ ही साथ में यह महल जो है वह सिंधिया राजवंश का निवास स्थान था। ये कहाँ पर स्थित है जब हम बात करते हैं, तो यह महल जो है वो ग्वालियर जिले में स्थित है। यह एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान और विशाल महल था। इस महल में एक डाइनिंग टेबल पे एक ट्रेन चलती थी, जो कि चांदी की ट्रेन थी और उस समय ये खाना परोसने का काम किया करती थी। विजय राघवगढ़ का किला। देखिए, ये राघवगढ़ होगा, राघवगढ़। विजय राघवगढ़ के किले की जब हम बात करते हैं, यह कटनी जिले में स्थित है और इसका आकार आयताकार है और इस किले का निर्माण राजा प्रयागदास के द्वारा करवाया गया था। यह किला विजय राघवगढ़ का किला कहलाता है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? किस जिले में स्थित है? कटनी में स्थित है। किसने निर्माण कराया? तो राजा प्रयागदास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और आयताकार यह दुर्ग है, किला। बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किन शासकों के द्वारा कब बनवाया गया, कहाँ बनवाया गया? तो यह उमरिया में स्थित है। पहली चीज, इसका निर्माण राजा व्याघ देव के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से संस्कृत के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, संस्कृत भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजा व्याघ देव के द्वारा इसको बनवाया गया, उमरिया जिले में स्थित है। अगला बात करेंगे संबलगढ़ और सुमावली का किला। देखिए, संबलगढ़ का जो किला है यह मुरैना जिले में स्थित है। आपको इतना याद रखना है बस, इससे ज्यादा रिलेटेड चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। गिन्नौरगढ़ का किला, यह प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण भी है। यह आता है रायसेन जिले के अंतर्गत और ये वही किला है जिसमें रानी कमलापति रहा करती थी, तो रानी कमलापति का निवास स्थान था। सिंगौरगढ़ का किला। देखिए, सिंगौरगढ़ के किले की जब हम बात करते हैं तो यह किला दमोह में स्थित है और दमोह के भी संग्रामपुर में इस किले का निर्माण किया गया था।
और इस किले का निर्माण राजा वेन बासोर के द्वारा किया गया था। राजा वेन बासोर के द्वारा किया गया था। सुंदर महल, देखिए जो सुंदर महल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ओरछा में स्थित है, जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। यह बुंदेला राजाओं के द्वारा निर्मित कराया गया था। इस महल को प्यार का महल भी कहा जाता है। मदन महल, मदन महल जो है यह जबलपुर में स्थित है। राजा अमन महल, आपको नाम याद रखना, इतना महत्वपूर्ण नहीं, इसकी तो फोटो भी नहीं मिल रही गूगल में। जहांगीर महल, जहांगीर महल ओरछा में बनवाया गया था राजा वीर सिंह देव के द्वारा, जो कि बुंदेला वंश के शासक रहे थे, जिनकी जहांगीर से मित्रता थी और इनके कहने पर, जहांगीर के कहने पर, इन्होंने अबुल फजल की हत्या भी कर दी थी। गोहद का किला, गोहद का किला जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भिंड जिले के अंतर्गत आता है। फिर आते हैं धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल। धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे जो भी मध्य प्रदेश में मंदिर हैं उन मंदिरों के संबंध में। तो सबसे पहले हम देखेंगे खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा कराया गया, जो कि 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया। इन मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ था, जिसमें से जब बनवाए गए थे तो 85 मंदिर बने थे, और जब अभी शेष बचे हुए 22 मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। कब? 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया। किससे? तो बलुआ पत्थरों से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है। अब 3 समूह कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी समूह में। इसके अलावा हम देखते हैं इन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो 64 योगिनी मंदिर है। ये मंदिर अपनी एक विशेष कला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर कुछ कामुक मूर्तियां भी बनाई गई हैं। इन मंदिरों में सबसे पहले हम देखने वाले पश्चिमी समूह के मंदिर। इन सारे मंदिर की फोटो हमने ऑलरेडी पहले जब हम खजुराहो पढ़ रहे थे उस टाइम हमने देख ली है। तो अभी से हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, जैसे कि लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में निर्मित हुआ मंदिर है। इस मंदिर में चंद्रशिला और मकर तोरण विशेष आकर्षण का केंद्र है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे विशाल और सबसे सुंदर मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है, लेकिन यहाँ पर चित्रगुप्त जी की भी एक प्रतिमा बनाई गई है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। पूर्वी समूह के मंदिरों की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे जैन मंदिर दिखाई दे, जैसे कि आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर। और दक्षिणी समूह की मंदिर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मंदिर दिखाई देते हैं वो है दुल्हादेव मंदिर। इसके बाद नर्मदा मंदिर की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में अन्य मंदिर कौन कौन से। तो पहला आता है नर्मदा मंदिर। नर्मदा मंदिर अनूपपुर जिले के अंतर्गत अमरकंटक के क्षेत्र में है। मां नर्मदा का उद्गम यहीं से हुआ है, तो इसी उद्गम के किनारे पर स्थित है यह मंदिर, जो कि मां नर्मदा के हैं। फिर आता है सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, भगवान विष्णु को समर्पित है और यह मंदिर ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। कांच मंदिर, कांच मंदिर जो है वह इंदौर में स्थित है, जैन धर्म को समर्पित है। 52 गजा मंदिर जो है यह जैन धर्म को समर्पित है। गोमटगिरी मंदिर यह भी जैन धर्म को ही समर्पित मंदिर है। और मुक्तागिरी जो मंदिर है यह मुक्तागिरी बैतूल के भैंसदेही में स्थित है और यह भी जैन धर्म को ही समर्पित मंदिर है। चौखंडा और अठखंबा महल यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और धनुषधारी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर की हम बात करते हैं तो 64 योगिनी मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह है, जैसे कि जबलपुर में है, खजुराहो में है, मुरैना में है। तो ये वाला जो 64 योगिनी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यह जबलपुर जिले में स्थित है। फिर बात करेंगे प्राकृतिक सौंदर्य के पर्यटन स्थल। अभी हमने सबसे पहले दुर्ग देखा था, फिर हमने देखे कि धार्मिक महत्व के कौन कौन से, अब हम बात करने वाले प्राकृतिक महत्व के। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? हम जब चचई जलप्रपात की बात करते हैं तो चचई जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत है। वहीं यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर के आसपास है।
कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित अमरकंटक में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात जो है वह इंदौर जिले की तहसील महू के अंतर्गत आता है और यहीं पर मामा टाट्या भील की समाधि भी स्थित है और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था, इंदौर के महू में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, यह भोपाल जिले में स्थित है और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मानव संग्रहालय है। हनुमंतिया टापू, हनुमंतिया टापू जो है वो खंडवा जिले के अंतर्गत स्थित है और यहाँ पर इसी के कारण मध्य प्रदेश की पहली जल पर्यटन नीति भी लाई गई है। बहुत ही ज्यादा प्रमुख है और विशेष स्थान रखता है। इसे मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पचमढ़ी, देखिए पचमढ़ी की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन होने के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक विशेष स्थान रखता है अपना स्वयं का। पचमढ़ी के अन्य नाम की बात करते हैं कि पचमढ़ी को किस किस नामों से जाना जाता है, तो पचमढ़ी को प्रदेश की छत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पचमढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और इसी पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो सतपुड़ा की रानी। पचमढ़ी की जब हम बात करते हैं तो पचमढ़ी की खोज वर्ष 1862 में जेम्स फोर्सिथ के द्वारा की गई थी और इसे वर्ष 1990 में जैव आरक्षित क्षेत्र में भी घोषित किया गया था। तो इसकी खोज की गई थी वर्ष 1862 में, जो कि जेम्स फोर्सिथ के द्वारा की गई थी। और इसे वर्ष 1990 में हम देखते हैं कि जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। ये किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में पर्यटन के जो पचमढ़ी में अन्य पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है प्रियदर्शनी पॉइंट, यह एक मुख्य रूप से खाई है। इसके अलावा रजत जलप्रपात। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इको पर्यटन केंद्र जो है वो पचमढ़ी में स्थित है। इसके अलावा पांडव गुफाएं हमें पचमढ़ी में दिखाई देती हैं। फिर हम देखते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमें पचमढ़ी के अंतर्गत ही दिखाई देता है और रविशंकर जलप्रपात हमें पचमढ़ी के अंतर्गत दिखाई देता है। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश में समाधि एवं मकबरों की कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी समाधि महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ पे स्थित है। पहला आता है होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। इसे अल्प खां के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मकबरा है यह संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है भारत की। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। मुमताज की कब्र, यह वह कब्र है जो कि ताजमहल के निर्माण के पहले मुमताज को दफन करने के लिए बनाई गई थी, जो कि बुरहानपुर में स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। बहुत कम लोग ये फैक्ट जानते हैं कि मुमताज को ताजमहल के पहले बुरहानपुर में भी दफनाया गया था और जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो उसके बाद में मुमताज को वहां लेकर जाके दफनाया गया। फूलबाग, फूलबाग की बात करते हैं तो ये किसकी समाधि है, तो फूलबाग जो है वह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और इसका निर्माण माधवराव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। माधवराव सिंधिया और रानी लक्ष्मीबाई दोनों जो है वो मराठा से संबंधित है और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर बनवाई गई, तो ग्वालियर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है फूलबाग, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का निर्माण करवाया गया। फिर आगे आता है गौस मोहम्मद का मकबरा। गौस मोहम्मद कौन है या मोहम्मद गौस कौन है, तो मोहम्मद गौस जो है वह तानसेन के गुरु थे। तानसेन के दो गुरु थे, एक थे मोहम्मद गौस और दूसरे थे स्वामी हरिदास। तो तानसेन के गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है और इसी मकबरे के पास में तानसेन का मकबरा भी बनाया गया है। तो दोनों गुरु शिष्य का मकबरा एक साथ बनवाया गया है। बुंदेलाओं की छतरी,
बुंदेलाओं की छतरी जो है वो बेतवा नदी के किनारे है और निवाड़ी जिले के अंतर्गत आती है। महाराजा छत्रसाल की समाधि की जब हम बात करते हैं कि महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है, यह समाधि छतरपुर के धुबेला नामक जगह पर स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि की हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जबलपुर जिले में स्थित है और जबलपुर जिले के भी ग्राम बरेला में यह समाधि स्थित है। कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ है, सीहोर जिले के अंतर्गत आती है और सीहोर जिले के भी किस मैदान में, तो दशहरा मैदान के अंतर्गत। तानसेन की समाधि कहाँ है, तानसेन की समाधि ग्वालियर में है और ग्वालियर में कहाँ पर, मोहम्मद गौस के मकबरे के पास में। महारानी सांख्यराजे सिंधिया की समाधि की हम बात करते हैं तो महारानी सांख्यराजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आती है। बैजू बावरे की समाधि की हम बात करेंगे तो बैजू बावरा की समाधि जो है वह चंदेरी अशोकनगर में आती है और हमने देखा था कि इनकी मृत्यु भी चंदेरी के तहत ही हुई थी, अशोकनगर के अंतर्गत। पेशवा बाजीराव की समाधि की हम बात करते हैं तो पेशवा बाजीराव की समाधि जो है वो खरगोन जिले में स्थित है। देखिए, इतने में आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बुंदेलाओं की छतरी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो निवाड़ी जिले के अंतर्गत स्थित है। फिर महाराजा छत्रसाल की समाधि, क्योंकि छत्रसाल बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाते थे तो इस कारण से बुंदेलखंड का मुख्य क्षेत्र छतरपुर लगता था और छतरपुर के धुबेला में ही महाराजा छत्रसाल की समाधि स्थित है। रानी दुर्गावती, आपको पता है रानी दुर्गावती गढ़मंडला के क्षेत्र की शासिका थी। जबलपुर में इनका अंतिम युद्ध हुआ। तो जबलपुर में जब इनका अंतिम युद्ध चल रहा था तो ग्राम बरेली पर ही इनका अंतिम युद्ध हो रहा था। तो इसी समय एक नाला है जिसका नाम है नरई नाला और नरई नाला के क्षेत्र में रानी दुर्गावती का जो घोड़ा था वो फंस गया था तो इस कारण इनकी मृत्यु यहाँ पे हुई और यहीं पर इनकी समाधि बनाई गई। फिर कुंवर चैन सिंह की अंग्रेज से जो अंतिम लड़ाई हुई थी वो सीहोर में हुई थी, इस कारण से यहीं पर इनकी समाधि स्थित है। तानसेन की समाधि अपने गुरु मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में बनाई गई है। महारानी सांख्यराजे सिंधिया की समाधि की बात करते तो ये शिवपुरी में स्थित है। बैजू बावरा की समाधि, देखो बैजू बावरा का संपूर्ण जीवन चंदेरी और अशोकनगर के अंतर्गत ही बीत गया, इस कारण से इनकी समाधि जो है वह चंदेरी अशोकनगर के अंतर्गत है। पेशवा बाजीराव की जब हम बात करते हैं तो पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में स्थित है। कान्हा बाबा की समाधि महत्वपूर्ण नहीं है। तात्या टोपे की समाधि इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी में स्थित है, यहीं पर इन्हें फांसी भी दी गई थी। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में स्थित है। मंडला के किस क्षेत्र में, तो रानी अवंतीबाई की समाधि गढ़मंडला या फिर रामनगर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरधारी बाई की समाधि रामनगर में स्थित है। रामनगर मंडला वाला क्षेत्र है और गिरधारी बाई क्योंकि अवंतीबाई की सहायिका थी, उनकी अंगरक्षिका थी, इस कारण से दोनों की समाधि एक ही जगह पर है। अब्दुल शाह चंगेजी का मकबरा, पीर बुधान का मकबरा, देखिए ये पीर नहीं है ये पीर है, तो पीर बुधान का मकबरा और झलकारी बाई की समाधि। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में बनाई गई है रानी लक्ष्मीबाई के साथ में। अब्दुल शाह चंगेजी का मकबरा धार में है। वहीं पीर बुधान का जो मकबरा है वह सावर क्षेत्र शिवपुरी में स्थित है, शिवपुरी में। हम आपको एक एक छोटे से छोटा पर्यटन स्थल, छोटी से छोटी समाधि बताते जा रहे हैं कि आपके सब क्वेश्चंस माइंड में कम से कम ये सारी चीजें क्लियर रहें। अब हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी पर्यटन स्थलों की। तो वन्य प्राणी पर्यटन स्थलों का संबंध है कि कहाँ पर नए नए जीव हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन से जीवों का संरक्षण करके रखा गया है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, पहले होंगे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान के बाद हो जाएंगे अभ्यारण्य। तो सबसे पहले चलिए मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और इन राष्ट्रीय उद्यानों को कहाँ कहाँ पे रखा गया है, कहाँ कहाँ पे स्थापित किया गया है, हम ये देखते हैं। सबसे पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उमरिया में स्थित है। फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान मंडला डिंडौरी जिले में स्थित है। कान्हा किसली मंडला बालाघाट में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर वाले क्षेत्र में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा जिले में स्थित है।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि पचमढ़ी के अंतर्गत भी आता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली में स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित होगा। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में, कूनोपालपुर श्योपुर में स्थित है। कैसे याद रखना है, देखो आप कैसे याद रखना है ये चीज देखेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ का किला कहाँ है, उमरिया में है, इस कारण से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में हो गया। फिर फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, तो सबसे ज्यादा जीवाश्म कहाँ से मिले हमें, डिंडौरी से मिले हैं। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला और डिंडौरी वाले क्षेत्र में हो जाएगा। मेन जिला पूछा जाएगा तो डिंडौरी आएगा ना इसका सही आंसर। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। कान्हा का गहना भी कहा जाता है बारहसिंगा को, कौन से प्रकार के, भूरसिंह बारहसिंगा को, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है, ये बात भी याद रखना है। तो मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में कान्हा किसली नेशनल पार्क स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो एक माधवराव सिंधिया थे, आपको याद होगा सिंधिया राजवंश के, तो उन्हीं के नाम पर शिवपुरी में खोला गया है। तो क्योंकि सिंधिया राजवंश का जो क्षेत्र था वो शिवपुरी के अंतर्गत आता था, इसलिए शिवपुरी में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान नाम से स्पष्ट है पन्ना में होगा, अर्थात पन्ना में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, और आपको पता होगा कि पेंच अभ्यारण्य जो है वो भी छिंदवाड़ा के अंतर्गत ही आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से पेंच नाम की एक नदी भी निकलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से याद रखना है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में। यहाँ से राजपीपला की पहाड़ी, फिर पर्यटन मतलब कौन सा हमारा होशंगाबाद वाला एरिया, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, पूरी श्रृंखला को लेती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो सबसे मुख्य कहाँ पर है, यहाँ पर ये महादेव पर्वत श्रृंखला में, जहाँ पे पचमढ़ी स्थित है, वहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल है इसका। तो इस कारण से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण होशंगाबाद जिले में किया गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली में, देखिए संजय गांधी जी की जब हम बात करते तो ये बहुत ज्यादा सीधे थे, तो सीधी। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ स्थित है, खंडवा में स्थित है, इस कारण से इसका आंसर हमारा खंडवा हो जाएगा। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, देखो डायनासोर के बहुत सारे जीवाश्म हमें धार से मिले हैं, और यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, एक जुरासिक पार्क बनाया जा रहा है डायनासोर की मूवी के बिल्कुल सेट की तरह। तो इस कारण से यह जो है वो धार जिले में स्थित है। और कूनोपालपुर सबसे नया है और श्योपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात भी देख लेते हैं अब। चचई जलप्रपात जो सबसे बड़ा है 130 मीटर की ऊंचाई के साथ बीहड़ नदी पर स्थित है, रीवा जिले में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में स्थित है। धुआंधार नर्मदा पे है लेकिन जबलपुर में स्थित है। दुग्धधारा की जब बात करते हैं तो ये अनूपपुर में स्थित है। मंधाता जलप्रपात की बात करते हैं तो ये खंडवा जिले में स्थित है लेकिन नर्मदा नदी पर ही है। भूराखो जलप्रपात सिंध नदी पर है, शिवपुरी में स्थित है। और सनकुआ जलप्रपात जो है वो दतिया जिले के अंतर्गत होगा और सिंध नदी पर है। सनकुआ का मेला भी लगता है दतिया में ही। पांडव जलप्रपात जो है वो केन और उसकी सहायक नदी पर है और पन्ना में स्थित है। वहीं पांडव गुफाएं कहाँ पर है, तो वो पचमढ़ी में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर है, तो खरगोन जिले के अंतर्गत आएगा। गांगुलपारा ये बालाघाट में है, आपको याद रखना है। बहुटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, रीवा जिले के अंतर्गत आता है। शंकर खो जो है वो शिवनी में स्थित है। केवटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। पाताल पानी चंबल नदी पर है और इंदौर जिले में स्थित है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर है और सागर जिले में स्थित है। टोस जलप्रपात रीवा में स्थित है। भदभदा जलप्रपात सुनार नदी पर दमोह में स्थित है। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में सभी जलप्रपातों को और संपूर्ण पर्यटन स्थलों को पढ़ लिया। देखिए जलप्रपात आपके लिए मुश्किल रहे होंगे, एकदम से आपको सारी चीजें याद नहीं होने वाली। आप एक काम कीजिए, एक एक करके, मतलब क्या कीजिए, 5 जलप्रपातों का ग्रुप बनाइए। जैसे कि ये हमने मान लीजिए 5 जलप्रपात शुरुआत के बना लिए ग्रुप। चचई जलप्रपात, कपिलधारा, धुआंधार, दुग्धधारा और मंधाता। आपको क्या करना है, नर्मदा नदी के जलप्रपात पहले निकाल लेने हैं। जो जैसे कि कपिलधारा, धुआंधार, दुग्धधारा, मंधार और इसके अलावा सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो चारों को एक लाइन से लिख लिए कि नर्मदा पर स्थित है, आपको याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, नर्मदा का आपको वो याद रख लेना, अपवाह तंत्र,
कि ये अनूपपुर से गुजर रही है, वो मध्य प्रदेश से कैसे निकलती है और कहाँ कहाँ कौन कौन सा जलप्रपात बनाती है। जैसे कि जहां से निकलती है वहां पर दो जलप्रपात, एक का नाम है दुर्वासा, दूसरे का नाम है कपिलधारा। दुर्वासा को ही दुग्धधारा के नाम से जाना जाता है। तो दुग्धधारा मतलब हमारा कपिलधारा बन गया और दुग्धधारा मतलब धुआंधार बन गया, दुग्धधारा बन गया। फिर आगे आई जबलपुर में बनाई धुआंधार, तो धुआंधार क्लियर हो गया, धुआंधार जलप्रपात। फिर थोड़े आगे आई खंडवा जिले के पास में और मंधार जलप्रपात बनाई, इसे मंधाता भी कहा जाता है। ये मंधार कंप्लीट हो गया। खरगोन में जैसी आएगी तो महेश्वर बनाएगी, तो खरगोन में महेश्वर सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, खरगोन के महेश्वर में। तो हमारा यहाँ पे सहस्त्रधारा भी बन गया। तो इस प्रकार से हमने अपवाह तंत्र को देखते हुए जलप्रपातों को याद कर लिया। वैसे ही अब आपको क्या करना है, नर्मदा नदी हो गई। अब आपको याद रखना है कि मान लो आप सिंध नदी उठा लिए कि सिंध नदी में कौन कौन से जलप्रपात है, चंबल नदी में कौन कौन से, बीहड़ नदी में कौन कौन से, ऐसे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसके साथ ही में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।